हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के 4 पार्ट्स कवर करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली 4th पार्ट पंक्चुएशन आधा होकर रह गया था। आइए हम इस वीडियो में 4th पार्ट पंक्चुएशन और 5th पार्ट प्रोसिडी आज कवर करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं। द 4th पार्ट इज पंक्चुएशन। माइंड इट्स प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन। द वर्ड पंक्चुएशन इज अ नाउन। पंक्चुएशन शब्द नाउन है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के पार्ट का नाम है और नाम तो नाउन ही होता है। नाम को ही हम नाउन कहते हैं, इसीलिए पंक्चुएशन शब्द नाउन हुआ। पंक्चुएशन वर्ड पंक्टम वर्ड से बना है और यह शब्द लैटिन भाषा से आया है। पंक्टम वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है जिसकी मीनिंग अ पॉइंट, एक बिंदु। पंक्टम की मीनिंग अ पॉइंट, यानी पंक्चुएशन पार्ट इंग्लिश ग्रामर का कहीं ना कहीं इस बिंदु के आसपास ही बात करेगा, यानी हमें रुकना बताएगा। पॉइंट मतलब अंदाज़ा लग रहा है कि हम रुकेंगे, हम फुल स्टॉप की बात करेंगे, यानी हम स्टॉप की बात करेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, स्टडी ऑफ स्टॉप्स। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। स्टॉप्स का अध्ययन जो पार्ट इंग्लिश ग्रामर का कराए वह पार्ट पंक्चुएशन कहलाता है। अनदर तरीके से हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ पंक्चुएटिंग। जाहिर सी बात है हम शब्दों को पंक्चुएट करेंगे। स्टडी ऑफ पंक्चुएटिंग, पंक्चुएट करने का अध्ययन जो पार्ट कराए इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट पंक्चुएशन कहलाता है। अनदर तरीके से हम कह सकते हैं practice of punctuating। Study of stops, study of punctuating, practice of punctuating। आखिर अब हम stops किसे कह रहे हैं इस बात को समझ लें। stops पंक्चुएशन चैप्टर में क्या मायने रखता है, आखिर यह शब्द क्या है। जनरली वी नो स्टॉप इज अ वर्ब। स्टॉप वर्ड एक क्रिया है। रुको, रुक जाओ, रोको, स्टॉप हिम, स्टॉप स्मोकिंग। तो स्टॉप से कहीं ना कहीं हम रुकने की बात करते हैं। सो स्टॉप इज अ वर्ब और स्टॉप वर्ड नाउन भी है। यहाँ प्लूरल एस्पेक्ट में बात कर रहा है तो स्टॉप्स यहाँ नाउन की हैसियत से यूज्ड है। अब स्टॉप्स क्या है? हमने देखा कि पंक्टम की मीनिंग अ पॉइंट है, एक बिंदु है, यानी हम फुल स्टॉप की बात करेंगे। फुल स्टॉप एक पंक्चुएशन मार्क है और इसी पंक्चुएशन मार्क को हम स्टॉप कहते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं तो सबको मिलाकर हम स्टॉप्स कहेंगे। प्लूरल में बात करेंगे, बहुवचन में बात करेंगे। सेमीकोलन इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन मार्क। यह भी एक पंक्चुएशन मार्क है, इसलिए इसको भी हम स्टॉप कहेंगे। स्टॉप क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा हमें। कॉमा, कॉमा इज ऑल्सो अ स्टॉप। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन मार्क, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ स्टॉप। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे भी स्टॉप कहेंगे। हाइफन छोटा, डैश थोड़ा बड़ा, पंक्चुएशन मार्क। Set of single inverted commas, punctuation mark, stop.
सेट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इन सब सिंबल्स को इकट्ठा हम एक साथ स्टॉप्स कहते हैं। स्टॉप्स इसलिए कहते हैं कि ये सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं हमें टेक्स्ट में लिखे हुए शब्दों में पढ़ने के दौरान या लिखने के दौरान रुकना बताते हैं, स्टॉप करना बताते हैं, पॉज लेना बताते हैं। पॉज मतलब रुकना। और जब हम चीज़ों में पॉज लेते हैं, रुकते हैं, तो हमारी चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। इसलिए पॉजेस मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। पॉजेस, ये सारे मार्क्स, छोटे छोटे समय के लिए रुकना हमारी चीज़ों को, हमारे बोलने के तरीक़ों को, हमारे लिखने की मीनिंग को क्लियर करती है, उसे एक अच्छी मीनिंग देते हैं ये सारे सिंबल्स, यानी खूबसूरत बनाते हैं। तो इन सारे सिंबल्स में कहीं ना कहीं रुकने की समझ है। कॉमा से भी हम रुकने की समझ दिखाते हैं, सेमीकोलन से भी रुकने की समझ दिखाते हैं, फुल स्टॉप से भी रुकने की समझ दिखाते हैं, इससे क्वेश्चन करते हुए रुकने की समझ दिखाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से आश्चर्य या फिर ग्रीफ, सैडनेस, किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की समझ दिखाते हुए रुकने की कोशिश करते हैं, इससे भी रुकते हैं। यानी हम हर सिंबल से कहीं ना कहीं अपने टेक्स्ट में रुकने की समझ दिखाते हैं। इसी रुकने की समझ के कारण इन सारे सिंबल्स को हम स्टॉप्स कहते हैं। स्टॉप्स, फैंटास्टिक। अब इसके हम यूसेज देख लें कि पंक्चुएशन में स्टॉप्स के यूसेज क्या है। It is used to divide. It is used to divide written words into sentences and clauses. Meaning समझ लें। It is used to divide written words into sentences and clauses. हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल लिखे हुए शब्दों को डिवाइड करने के लिए करते हैं। मान लें कि हमारे पास इतने बड़े सेंटेंस हैं और इसमें हमें कॉमास लगाने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स के बाद हम कॉमा लगा रहे हैं। इसकी मीनिंग कि लिखे हुए शब्दों को हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करके या तो हम किसी दूसरे सेंटेंस को बना देते हैं या डिवाइड करके उसी सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉजेस का निर्माण करते हैं। जब आगे हम बात करेंगे क्लॉजेस की, सेंटेंसेस की, तो ये सारी बातें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं समझता हूँ अभी पंक्चुएशन क्या है ये हमें समझ में आ गई होगी बात। इंग्लिश ग्रामर का वैसा पार्ट जो हमें रिटन टेक्स्ट में, जो हमें वर्ड्स में, सेंटेंसेस में रुकने की समझ दे, रुकना बताए, पॉज लेना बताए, उस इंग्लिश ग्रामर के उस पार्ट को हम पंक्चुएशन कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम प्रोसोडी। आवर नेक्स्ट पार्ट इज एंड द लास्ट पार्ट इज प्रोसोडी। माइंड इट्स प्रोनाउंसिएशन, प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी। प्रोसोडी वर्ड भी अपने आप में नाउन है। नाउन, प्रोसोडी वर्ड भी नाउन है, और प्रोसोडी वर्ड प्रोसोइडिया वर्ड से बना है। प्रोसोइडिया वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रोसोइडिया ग्रीक भाषा से, जिसकी मीनिंग है एक्सेंचुएशन। अब एक्सेंचुएशन को हम समझ लें आखिर ये क्या है। तो एक्सेंचुएशन वर्ड एक्सेंचुएट वर्ड से बना है, जहां एक्सेंचुएट की मीनिंग है टू एम्फसाइज। आप यहाँ SE भी लिख सकते हैं, ZE भी लिख सकते हैं। SE अगर आप लिखते हैं तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश की डिसिप्लिन को हम फॉलो कर रहे होते हैं। अगर ZE लिखेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश की डिसिप्लिन को हम फॉलो कर रहे होते हैं। टू एम्फसाइज, या कह सकते हैं टू पुट एम्फसिस।
टू पुट एम्फोसिस। एम्फोसाइज करने की मीनिंग जोर डालना, बातों पर बल लगाना, दबाव डालना, जोरदार तरीके से बोलना, इसे ही हम एम्फोसाइज करना कहते हैं। और एम्फोसाइज का नाउन फॉर्म एम्फोसिस होता है। टू एम्फोसाइज और टू पुट एम्फोसिस बोथ आर करेक्ट। अब बात आती है एक्सेंचुएशन की मीनिंग क्या होनी चाहिए। वेरी सिंपल, एक्सेंचुएट इज अ वर्ब, ये एक क्रिया है। तो क्रिया की हमने मीनिंग क्रिया के रूप में लिखी। तो एक्सेंचुएशन वर्ड अपने आप में एक नाउन है, तो एक्सेंचुएशन की मीनिंग नाउन में लिखेंगे तो बहुत सिंपल है, एम्फोसिस लिखेंगे। अब एम्फोसाइज नहीं कहेंगे। एम्फोसिस मीन्स जोर, बल, दिस इज एक्सेंचुएशन। यानी प्रोसोडी में हमें बल पर ध्यान देना है, हमें जोरदार तरीके से बात को कहने पर ध्यान देना है। और हम जानते हैं कि गानों में, गज़लों में, गीतों में या किसी पोम में या लिखी हुई बातों पर हम ज़ोरदार तरीके से बोलते हैं। कहीं पर आहिस्ता बोलते हैं, कहीं हम ज़ोर से बोलते हैं, दबाव देकर बोलते हैं। सपोज एक वर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन, आप इसी में देखें तो म्यूज़िक दिखेगा। कम्युनिकेशन अच्छा लगता है सुनने में। मोनोटोनस स्टाइल में नहीं बोलते, यानी एक ही टोन में हम बात नहीं करते। यानी हम कविताओं में एक्सेंचुएशन की बात करते हैं। बात समझ में आती है कि प्रोसोडी आखिर हमें किसकी स्टडी कराती है। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन, प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ पोएट्री। पोएट्री मीन्स पोम्स, कविताएं। कविताओं की स्टडी, कविताओं का अध्ययन इंग्लिश ग्रामर के जिस पार्ट में हम करते हैं उस पार्ट का नाम प्रोसोडी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस 5 पार्ट्स। इसमें हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे शैल आई कंपेयर द टू समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। ये एक कविता की 2 पंक्ति है। इसे हम पढ़ने की कोशिश करें, आप देखें कि कितना लिरिकल है ये, कितना म्यूजिकल है। तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रोसोडी में आखिर हम क्यों कविताओं की बात करते और कविताओं में जोर लगाने की बात क्यों करते। इसे पढ़ने का तरीका, Shall I compare the two a summer's day। कैसे पढ़ा हमने? Shall I compare the two a summer's day, thou art more lovely and more temperate। है ना म्यूजिकल? यानी हम कर क्या रहे हैं, पहले हम अनस्ट्रेस्ड टोन में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, और बाद में स्ट्रेस्ड साउंड से हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगेन कंपेयर का कम पार्ट जो है ये हम अनस्ट्रेस्ड साउंड में बात कर रहे हैं, और पेयर का ए साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है इसे हम ज़ोरदार तरीके से बोल रहे हैं, एक्सेंचुएट कर रहे हैं, एम्फोसिस डाल रहे हैं इस पर, यानी एम्फोसाइज कर रहे हैं। Shall I compare the two a summer's day। और हमारे पास मीटर बन गया है इसमें, 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 4 मीटर्स, 5 मीटर्स यहाँ तक। और इस तरह के स्टाइल ऑफ पोइट्री को हम आयम्बिक कहते हैं, जहाँ हल्की आवाज़ के बाद ज़ोर वाली आवाज़ आए, फिर हल्की आवाज़ के बाद ज़ोर वाली आवाज़ आए। यानी जब एक अनस्ट्रेस्ड साउंड किसी स्ट्रेस्ड साउंड से फॉलो हो तो हम इसे, इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को आयम्बिक कहते हैं। IAMBIC, आइएम्बिक। और मीटर चूँकि 5 है तो इसे हम कहेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर।
तो हम गीतों में, गज़लों में या कविताओं में इसी तरह की म्यूज़िक देखते हैं। और ये कि इसकी स्टडी, ये सारी बातें हम प्रोसोडी में पढ़ते हैं। इसलिए प्रोसोडी मीन्स स्टडी ऑफ पोएट्री। कविताओं का अध्ययन जो पाठ हमें कराए इंग्लिश ग्रामर के, उस पाठ का नाम प्रोसोडी है। लास्ट देख लें। Thou art more lovely and more temperate। टेम्परेट वर्ड में ही एक स्ट्रेस है, दूसरा अनस्ट्रेस है, फिर तीसरा स्ट्रेस है, यानी स्ट्रेस्ड साउंड, अनस्ट्रेस्ड साउंड, स्ट्रेस्ड साउंड। पढ़ने की कोशिश। Thou art more lovely and more temperate। एक बार पूरी। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. So this is study of poetry. Thank you so much for this session. Thank you so much for watching this session, and we will come again with some new topic. Thank you so much. Take care. Bye bye.